नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए डॉक्टर किसलय पंचोली की लिखी हुई कहानी वही जो अच्छा लगता है। कहानी की स्टोरी लाइन कुछ इस तरह है। एक दंपति जिसमें पति अभी कुछ समय पहले ही रिटायर हुए हैं, माइल्ड ब्रेन स्ट्रोक की वजह से बोलने में असमर्थ हो गए हैं। पति पत्नी की आपसी बातचीत और आपसी प्रेम सौहार्द किस तरह प्रकट होता है, यही इस कहानी का आधार है। पत्नी का नाम गायत्री है और पति का नाम सूरजभान है। तो शुरू करते हैं कहानी। मेरी जुबानी। मैं हूं सीमा सिंह। वो गोल गोल खाना है। इन्होंने अटक अटक कर अपनी इच्छा जाहिर की। हाँ हाँ, गोल गोल क्या, आगे बोलिए, मैंने अपने पति को प्रोत्साहित करते हुए कहा। वही जो तुम आमीड़ बनाती हो, वही वही गोल 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 फूली फूली। भूख लगी है, रोटी खानी है, मैंने पूछा। इन्होंने हाँ में सिर हिलाया। आप टेबल तक पहुंचिए, बस 2 मिनट में मैं गरम रोटी लाती हूँ। मैंने तुरंत 2 थालियाँ लगा लीं। हमने साथ बैठकर भोजन किया। हर बार रोटी परोसते हुए मैं इनसे पूछती रही, ये क्या है बताइए, और ये कहते रहे, इसे खाते हैं, ये अच्छी है, या ऐसा ही कुछ कुछ। पर इनकी जुबान पर रोटी शब्द नहीं आया तो नहीं ही आया। इन्होंने करेले की सब्जी पर उंगली रखकर कहा, यह बहुत स्वाद बना है। मैंने फिर बुलवाना चाहा, क्या स्वाद बना है? यही यही तो, सब्जी का कौर हाथ में लेते हुए बोले। मैंने फिर पूछा, पर यह थाली में परोसी किसी भी चीज़ का नाम नहीं ले पाए। पर स्वादिष्ट भोजन की तृप्ति इनके चेहरे पर छा गई। अब आप थोड़ा आराम कर लें। अच्छा बताइए, आप आराम कहाँ करेंगे? वहीं वहीं जहाँ बिछाएंगे, कह हाथों के फैलाव से बिस्तर पर चादर बिछाने की क्रिया को व्यक्त किया इन्होंने। पर बिस्तर, पलंग या बेड, ऐसा कोई शब्द इनके मुंह से नहीं निकला, और ये आज्ञाकारी बच्चे की तरह पलंग पर जाकर लेट गए। मैंने इन्हें चादर उड़ा दी, पर्दे खींच दिए और स्वयं ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। घर में पिछले 3 महीनों से ऐसा ही चल रहा है। अकेलापन मुझे सोचने को मजबूर करता है कि मेरी सीधी सरल जिंदगी में यह अनसोचा अनजाना घुमाव कैसे आ गया, क्यों आ गया। संजोग क्या क्या नहीं दिखा जाता हमें। कितना छोटा सा सपना था मेरा कि इनकी सेवानिवृत्ति के बाद जोड़े से चारों धाम की यात्रा करेंगे, पर नहीं कर पाए। हमें रिजर्वेशन रद्द करवाना पड़ा। ठीक रिटायरमेंट वाले दिन विदाई समारोह से लौटने के बाद ही जब इनके सहयोगी प्रशस्ति पत्र, नारियल, शॉल और हार फूल सहित इन्हें घर छोड़ने आए, तब मुझे लगा, क्या ये मेरे पति सूरजभान शुक्ला जी हैं? उन्हें तो कुछ भी याद नहीं। कार्यक्रम कैसा हुआ, कौन क्या बोला, कितने लोग आए। सुबह ये कैसे खुश खुश तैयार होकर गए थे, अपने हाथों शर्ट पैंट पर प्रेस करके, जूते पॉलिश करके, अपने नाम की पट्टी को लगा करके। श्री सूरजभान शुक्ला, मुख्य पुस्तकालय अध्यक्ष, सन कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज। साथ लौटे सहयोगियों ने बताया था कि ये वहाँ अचानक निढाल हो गए थे जब इन्हें हल्का हार्ट का दौरा पड़ा। कोलेस्ट्रॉल वैसे भी ज़्यादा रहता है इनका। उस शाम के बाद की रात बस लंबी खिंचती जा रही है। सुबह न जाने कितनी दूर फेंका गई है। इन्हें बोली संबंधी एक बीमारी हो गई है। बीमारी भी ऐसी कि ये नहीं बोल पाते कुछ शब्द, पर इनकी आंखें बोलती हैं। लगता है ये सब समझ रहे हैं, पर जुबान पर नहीं ला पा रहे हैं। मैं दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करती रहती हूँ, इन्हें जल्द से जल्द इस बीमारी से उबार दें। इनका ये रूप देखा नहीं जाता। ये तो कितने जानकारी से भरे रहते थे। शुरू में इन्हें लगता था मैं इनके सर्किल के लायक नहीं, बिल्कुल गंवार हूँ, कुछ नहीं जानती समझती। कई बार मुझे इनसे इस बात पर डांट भी पड़ती रही कि मुझे कितनी छोटी छोटी बातें नहीं मालूम, कि मैं कितना भूलती हूँ। गांव के माहौल से शहर आकर यहाँ के लोगों, उनकी बातों, शब्दों को समझने में मुझे वक्त लगता था, जो इन्हें बिल्कुल नापसंद था। पर देर सवेर मैं अपनी तरफ से शिकायत के हर मौके को दूर करती चली गई। कुछ साल लगे, लेकिन मैंने जैसा इन्होंने चाहा वैसा आचार विचार शिष्टाचार समझ लिया। इनके अनुसार जीवन जीना सीख ही लिया।
कम से कम मुझे तो यही लगता है। जब सब कुछ ठीक हो गया तो ये बीमारी कहाँ से टपक पड़ी? क्यों हो गई इन्हें? ये क्या अब कभी ठीक नहीं हो पाएंगे? दिन रात यही चिंता मुझे परेशान किए रहती है। हे भगवान, इन्हें पहले की तरह स्वस्थ बना दे। अब सूरजभान की सुनिए। वो दे दो, मैंने पत्नी गायत्री को आवाज़ देकर कहा। वो क्या? अरे वही जिससे शरीर पोंछते हैं। किससे पोंछते हैं? अब तुम बस दे दो ना, ज़्यादा पूछो मत। वही जो बाहर टंगा है, सूख रहा है। हार कर अंततः गायत्री ने मुझे टॉवेल लाकर दे दिया। ये क्या हो गया है मुझे? मैं नहीं जानता। सब सुन सकता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, फिर भी कुछ खास शब्द बोल नहीं सकता। कितना अचानक कैसे हो गया मेरे साथ? और मुझे ही क्यों हुआ? इसके कारण मैं हर वक्त कम ज़्यादा अवसाद से घिरा रहता हूँ। कितनी शानदार जिंदगी थी मेरी। घर, परिवार, महाविद्यालय, बाजार, सब जगह लोग शुक्ला जी करते निगाहते थे। मेरी तीक्ष्ण बुद्धि और स्मृति की हर जगह तारीफ होती थी। अरे मैंने उस जमाने में एम.लिब किया था जब बीए भी इक्का दुक्का हुआ करते थे। कितने कॉलेजों की लाइब्रेरी मैंने स्थापित की। बच्चे या टीचर किताब की हेडिंग का कोई शब्द या लेखक के इनिशियल या कंटेंट का हल्का सा जिक्र भर कर दें, मैं बिना इंडेक्स कार्ड देखे बता देता था कि ये किताब किस अलमारी के किस खाने में दाएं या बाएं क्रम से किस नंबर पर रखी है, यूजीसी की है या बुक बैंक की या जनरल फंड की, और ये भी कि किस नंबर सीरीज़ की है। वो बराबर वहीं से निकलती थी। और अब 5 साल के बच्चे जैसी हालत हो गई है मेरी। कोई मुझे किताब दिखाकर पूछे ये क्या है तो उसका नाम हुलिया बताना तो दूर, मैं ये भी नहीं बोल पाता कि ये किताब है। मुझे इशारों में बात करनी होती है। मेरी वजह से गायत्री की परेशानियां कितनी बढ़ गई हैं। उस गायत्री की जिसे हर छोटी बड़ी बात पर डपट देना जैसे मैं अपना पतिगत हक समझता था। मेरी मंशा नहीं रहती थी उसे डांटने की, पर डांटने में आ ही जाता था। वो गलतियां भी तो कैसी बेवकूफ़ी भरी करती थी। कहाँ किन शब्दों का प्रयोग सही होता है जानती ही नहीं थी। बातचीत का शिष्टाचार जरा भी नहीं आता था उसे। ऐसे में मुझे उस पर जमकर गुस्सा आ जाता था, पर यह मेरी गलती थी। हे ईश्वर, क्या तूने इसीलिए मुझे ये बीमारी दी कि मैं समझ सकूं कि मैं कहाँ गलत था? तू तो अंतर्यामी है। मुझे उसी वक्त ऐसी बुद्धि दे देता कि मैं गायत्री के साथ विनम्र रहूं। ये न बोल पाने की बीमारी देकर क्यों समझा रहा है? या फिर तूने सोच रखा था कि मुझ बड़बोले के साथ तुझे यही करना है? तो पहले मुझे इतनी साक्षर जिंदगी क्यों दी? इससे मैं निरक्षर होता, गांव में ढोर चराता तो बेहतर रहता। शब्द संसार को न बोल पाने का इतना दुख तो न झेलता। मुझे गूंगा ना होते हुए भी गूंगेपन की पीड़ा तो न भुगतनी पड़ती। सुनो, बाहर अच्छी हवा चल रही है, चलो अपन कुछ देर पैदल घूम आए। बताओ किस तरफ चलें? गायत्री ने उनके आगे खेल के जूते रखते हुए कहा। उसी तरफ जहां टन टन बजती हो, मंदिर रोड की तरफ ना। इन्होंने बहुत जोर से गर्दन हिलाकर हामी भरी। इनकी इस हालत को देखकर कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे 2 नहीं 3 बेटे हैं। 2 बेटे शादी होकर नौकरी लगकर महानगरों में अपने अपने परिवारों में व्यस्त हैं, और पति के रूप में ये मेरे तीसरे बेटे हैं। इन्हें बच्चों की तरह संभालना पड़ता है। हम मंदिर रोड पर चल रहे हैं और मैं अतीत के गुल्लक से यादों के सिक्के बटोर रही हूँ। जब हमारा ब्याह हुआ था मैं मात्र 16 बरस की थी। लाइब्रेरी की नौकरी क्या होती है ये रिश्तेदारों में कोई समझ ही नहीं पा रहा था। लड़का तहसीलदार हो, कंपाउंडर हो, ये तो समझ आता था, पर पुस्तकालयाध्यक्ष या लाइब्रेरियन बोलते कहते मेरी ही जीभ लड़खड़ा जाती थी, तो औरों का क्या कहूँ। एक बार मैंने पूछा था, ए जी मुझे बताओ ना, आपका काम क्या है? किस बात की तनख्वाह पाते हो आप? मेरे प्रश्न का मुझे संतोषप्रद उत्तर नहीं मिला था। इन्होंने कहा था, अरे तुम नहीं समझोगी, तुम्हारे बस की बात नहीं है ये। और फिर करना भी क्या है तुम्हें ये जानकर? हैं? भले घर की बहुएं पतियों से कामकाज की बातों पर सवाल नहीं पूछती। तुम तो खाना बनाओ और खुश रहो। पैदल चलते चलते अचानक ये मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक तरफ खींचने लगे, शायद कुछ दिखाना चाह रहे हैं। अरे नवनीत बेटे, कैसे हो तुम?
मैं बहुत अच्छा हूँ आंटी, मैंने कहा। शुक्ला सर नमस्कार। मैं नवनीत, आपका प्रिय विद्यार्थी। ये भौचक्के से उसको देख रहे हैं। नवनीत ग्वालियर के कॉलेज में पढ़ता था, गरीब घर का लड़का। इन्होंने उसकी बहुत मदद की थी। आज वो अफसर बन गया है, इन्हें बहुत मानता है। पर ये तो अपनी पुरानी सारी दुनिया, उसकी तमाम संज्ञाओं को एक तरह से बिसरा चुके हैं। इनकी आंखें नवनीत को देखकर पहचान से चमक रही हैं, पर नवनीत द्वारा लाख बातें याद दिलाए जाने के बाद भी इनकी जुबान अनजान मौन बनी हुई है। बस लड़खड़ा रही है, टूट रही है, रुक रही है, फिसल रही है, गड़बड़ा रही है। नवनीत ने मुझे समझाया, आंटी अभी समय है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप अंकल को किसी स्नायु विशेषज्ञ को दिखाइए, कदाचित इनकी वाणी लौट आए। हो सकता है वक्त ज़्यादा लग जाए, पर मुझे लगता है सर रिकवर हो जाएंगे। सूरजभान शुक्ला जी स्नायु विशेषज्ञ यहाँ बैठे हैं। मैं देख रहा हूँ स्नायु विशेषज्ञ बहुत हंसमुख डॉक्टर है। उसने मेरी हर तरह से जांच की, बहुत विस्तार से गायत्री से हिस्ट्री भी ली, मुझे कई चित्रों के कार्ड दिखाए, कई संख्याओं को पहचानने को कहा, मुझसे कार्य और चित्र की कई जोड़ियाँ बनवाईं। डॉक्टर के यहाँ आकर मुझे अच्छा लग रहा है। उसने समझाया, मनुष्य एक वाचाल प्राणी है। संवाद और संदेश हेतु भाषा या बोली का उपयोग कर पाना उसकी खास पहचान है। अवाग्मिता यानी अफेसिया में व्यक्ति जो अच्छा भला बोलता, सुनता, लिखता, पढ़ता था, अपनी भाषागत क्षमता को पूरी तरह या आंशिक रूप से खो बैठता है। वाचाघात या अफेसिया की बीमारी कई प्रकार की होती है। उसने कहा, गायत्री जी, आपके पति शुक्ला जी को हल्का एक्सप्रेसिव अफेसिया है, बोलने में कठिनाई का अफेसिया, और ज़्यादा समस्या एनोमिक अफेसिया की है, नाम न ले पाने का अफेसिया। आपको संज्ञा शब्दों के चयन में बहुत कठिनाई आ रही है। फिर भी मैं कहूँगा आपके केस में नुकसान आंशिक है और शुरुआती भी। आप समय पर यहाँ आ गए हैं, इसलिए शुक्ला जी आपके द्वारा पुनः क्षमता को पाने की अधिक संभावना है। डॉक्टर साहब, इनके लिए कुछ दवाई टॉनिक लिख दीजिए ना, गायत्री ने कहा। आपको दवाइयों से, टॉनिक से, इंजेक्शन से कुछ ना होगा, लेकिन स्पीच थेरेपी से होगा। स्पीच थेरेपी अर्थात वाणी चिकित्सा। इसके एक अच्छे विशेषज्ञ को मैं रेफ़र कर रहा हूँ। 1-2 बार की विजिट में काम नहीं चलेगा, आपको अनेक महीनों तक घंटों अभ्यास करना होगा। गायत्री, मुझे उसी दिन उसी ऑटो में जिससे हम स्नायु विशेषज्ञ के पास गए थे, स्पीच थेरेपिस्ट श्रीनाथ के यहाँ ले गई। श्रीनाथ ने उत्साह और मनोयोग से मेरी 1.5 घंटे तक क्लास ली। मैं थक गया, पर उत्साह बढ़ा। उसने मेरे सामने ढेर सारे चित्र और कार्ड फैला दिए। इसका नाम बताओ, उस चित्र पर उंगली रखो, इस प्रश्न का उत्तर दो। बचकाने से अभ्यास। मुझे लगा जैसे मैं कच्ची पहली कक्षा में पहुंच गया हूँ। पर जब मैंने अपने आप को इस तरह के अभ्यासों से जूझते देखा तो एहसास हुआ कि हमारे दिमाग में कितनी सारी खूबियाँ हैं, जिनका ख्याल हमें तभी आता है जब हम उन्हें खो बैठते हैं। श्रीनाथ ने कुछ सरल अभ्यास भी कराए, घर पर करने का होमवर्क भी दिया, परसों की क्लास की भूमिका भी बताई और कहा कि आपकी तीक्ष्ण बुद्धि, मोटिवेशन और आपकी पत्नी की लगन को देखते हुए मुझे विश्वास है आगामी 3-4 माह में आपकी हालत में अच्छा सुधार हो जाएगा। घर लौटते हुए मैं इतना खुश था कि मैंने गायत्री को ऑटो में ही चूम लिया। क्या करते हो जी? ऑटो वाला देख लेगा मिरर में से। वो क्या कहते हैं उसे? अरे वही, सब करते हैं जैसे। अरे वही जो अच्छा लगता है। तो कहो ना, प्यार कर रहा हूँ, कहकर गायत्री शर्मा गई। ठीक वैसे ही जैसे 16-17 साल की उम्र में शर्माया करती थी, जब नई नई ब्याह कराई थी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर किसलय पंचोली जी की लिखी हुई कहानी वही जो अच्छा लगता है। कहानी खूबसूरत और ज्ञानवर्धक थी। उम्मीद है आपको भी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।